सो हम ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ेंगे. सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. इससे छोटा आपको जीवन की इकाई नहीं मिलेगी. तो हमारा सेल स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ होता है एंड इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ये स्ट्रक्चर बनाता है मेरे पूरे टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का. तो दिस इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका कुछ फंक्शन होता है, रोल होता है. तो इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फिर सेल मिलके जो हमारे हैं ये टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं. सेल क्या हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. इट इज़ फंडामेंटल, मतलब बेसिक, मूलभूत इकाई है हमारी लाइफ की. एंड सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक. सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. एंड अगर पूछा जाए सेल या डेड सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. अगर पूछा जाए लिविंग सेल या बैक्टीरियल सेल या यूनिसेलुलर सेल किसने डिस्कवर किया था? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूहॉक. अगर आप सिर्फ सेल या डेड सेल पूछो तो रॉबर्ट हुक ने. लिविंग सेल या बैक्टीरियल यूनिसेलुलर सेल की बात करें तो उसको डिस्कवर किया था एंटोनी वैन ल्यूहॉक ने. नाउ अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच का लार्जेस्ट सेल होता है. स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा का, दैट इज PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. PPLO ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा, उसका स्मॉलेस्ट सेल होता है, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. एंड अगर हम बात करें तो क्या लार्जेस्ट सेल देख लिया, स्मॉलेस्ट सेल देख लिया. लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा या PPLO. लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन की बॉडी में सबसे बड़ा सेल क्या होता है? ओवम जो होता है, जैसे फीमेल बॉडी में ओवम, इट्स अ लार्जेस्ट सेल. अगर लॉन्गेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट तो ओवम होता है, लॉन्गेस्ट लेंथ में अगर देखें तो हमारा न्यूरॉन होता है. स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्पर्म. तो फीमेल में जो होता है ओवम इज द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट स्पर्म, एंड लॉन्गेस्ट की बात करें तो न्यूरॉन. लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो स्किन हमारी लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, पूरे बॉडी में फैली हुई है. 5 से 7 किलोग्राम हमारी पूरी स्किन वे करती है एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑर्गन अगर बात करें, देखो ये हमारा क्या है, स्किन क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है. ऐसे बोल सकते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी या एक्सटर्नल ऑर्गन में देखो तो स्किन हो जाएगी. अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन या सेकेंड लार्जेस्ट टोटल, अगर सेकेंड लार्जेस्ट पूछे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में, तो हमारा लिवर होता है. 1 to 5 kg वे करता है. तो स्किन के पास हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है. स्किन तो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल में देखो तो सबसे बड़ी होती है लिवर. देन लॉन्गेस्ट 1.5 kg, इसका वेट होता है 1.5 kg. नाउ लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, सो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 6.25 to 7 मीटर लंबी होती है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन है हमारी. स्मॉलेस्ट ऑर्गन हमारा होता है पीनियल बॉडी. पीनियल बॉडी हमारा ब्रेन में होता है. ये हमारा एथैलेमस है, इसके यहाँ पे इस साइड नीचे यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है. ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, ब्रेन में होता है. अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसका अनडेवलप्ड न्यूक्लियस हो, अनडेवलप्ड सेल हो. यूकैरियोटिक होता है ट्रू न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी डेवलप्ड होता है, इनका डेवलप्ड होता है. अनडेवलप्ड सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो जेनेटिक मटीरियल होगा इट इज़ नॉट सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन. जेनेटिक मटीरियल इसमें ऐसे ही पड़ा होता है. लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उनमें जेनेटिक जो मटीरियल होता है, जैसे DNA है, तो वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है. मतलब इसमें होता है न्यूक्लियस, इसमें क्या न्यूक्लियस नहीं है. जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है. तो ये बेसिक डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में. इनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मीन्स न्यूक्लियस नहीं होता है. इसमें होता है DNA, दोनों में होता है, लेकिन इसमें DNA लेयर के अंदर होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है. मतलब यहाँ पे प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस है. तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में. तो यहाँ पे DNA के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है. एग्जाम्पल क्या है, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल बहुत कम है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्की हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी. न्यूकैरियोटिक बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे प्लांट्स, ह्यूमन, एल्गी, फंगस, एनिमल, अमीबा. इवन अमीबा हमें लगेगा प्रोकैरियोटिक, लेकिन अमीबा भी हमारी यूकैरियोटिक में आता है, बिकॉज अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम. जितने भी यूकैरियोटिक है सब हमारे क्या होते हैं, ओके, सारे एनिमल किंगडम है. सारे एनिमल किंगडम में जो भी आते हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं. बाकी बैक्टीरिया, आर्की एंड ब्लू ग्रेन भी ये प्रोकैरियोटिक होते हैं. मतलब इनमें DNA जो मटेरियल होता है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब वो ऐसे ही पड़ा होता है, कोई मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज नहीं होता रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस की बात करते हैं. वायरस क्या होता है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. मतलब ये बाहर रहेगा अगर बॉडी के तो ये नॉन लिविंग होगा, अगर अंदर रहेगा तो लिविंग होगा. इसे सर्वाइव करने के लिए या लिविंग रहने के लिए इसे कोई ना कोई बॉडी चाहिए. सो सेल इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग बीइंग. अगर सेल है तो वो सिर्फ लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी होती है. तो वायरस आर ए सेलुलर, वायरस में सेल नहीं रहते हैं.
बिकॉज सेल सिर्फ लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है. सो वायरस आर ए सेलुलर. सेल थ्योरी की बात करें, ये किसने दी थी? स्किल्डन एंड श्वान ने. इसने बोला था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने. हमने देखा था अभी वायरस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, इनमें सेल नहीं होता. वायरस एक्सेप्शन है. ये शिल्डन एंड श्वान की जो थ्योरी है उससे कि सारे क्योंकि वायरस सेल से नहीं बने होते. अदरवाइज इन्होंने क्या बोलता है शिल्डन एंड श्वान ने कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, बट वायरस इज एन एक्सेप्शन टू द थ्योरी. ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स की बात करें तो ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की. आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, फंगस की, बैक्टीरियल सेल की. तो ये सिर्फ हमें लगता है सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, नहीं, ये फंगस में भी होती है, बैक्टीरियल सेल में भी होती है. और लेकिन एनिमल सेल में, जैसे हम एनिमल में आते हैं तो हमारे में सेल वॉल नहीं होती. इट इज़ ऑनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंगस एंड बैक्टीरियल सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. तो लेकिन कंपोजिशन क्या होता है सेल वॉल का? अगर हम प्लांट की बात करें, सेल्यूलोज से बना होता है, पॉलीसेकेराइड है, बना होता है सेल्यूलोज से. फंगस की जो सेल वॉल होती है बनी होती है काइटिन से. जैसे कॉकरोच की बॉडी के ऊपर जो लेयर होती है वो भी काइटिन से बनी होती है, वैसे ही फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है. इट इज़ ऑल्सो पॉलीसेकेराइड. और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पैक्टिन से. एंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. एंड ये प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इट्स प्रोटीन का मिक्सचर होता है. तो प्लांट बना होता है सेल्यूलोज से, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से, फंगस की सेल वॉल काइटिन से, एंड बैक्टीरिया की सेल वॉल पैक्टिन से. एंड इसको मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टी मतलब प्रोटीन, यहाँ पे ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट. तो इससे बनाता है पैक्टिन, बैक्टीरिया की सेल वॉल. फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो प्लांट की जो सेल वो क्या करती है, उसे रिजिड लेयर प्रोवाइड करती है. रिजिड लेयर होती है शेप एंड स्ट्रक्चर टू द प्लांट सेल. प्लांट सेल का एक प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल प्रोवाइड करती है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखती है, जैसे एक्सेस हीट है, एक्सेस टेम्परेचर है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करके रखती है. सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. जैसे हमने बोला था सेल की बात करें या डेड सेल की बात करें या सेल वॉल की बात करें तो उसे डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने. देन सेल मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लांट सेल में सेकंड लेयर होती है, फंगस में, बैक्टीरियल सेल में, इन सब में हमने देखा था सेल वॉल पहली लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की ये फर्स्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, बिकॉज एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. एंड सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो. सेल मेम्ब्रेन सब में होगी. सेल वॉल तो एनिमल सेल में नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, फंगस हो, बैक्टीरियल सेल हो, सब में प्रेजेंट होती है. एंड इसको भी डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने. तो रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों डिस्कवर किया. कंपोजिशन की बात करें तो ये बनी होती है लिपोप्रोटीन से, लिपिड एंड प्रोटीन. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ, लिपिड क्या होता है? फैट होता है. इट्स अ मैक्सिमम जो लिपिड होता है मैक्सिमम मेड ऑफ फैट, फैटी है. तो फिर लिपिड में क्या होता है? फॉस्फोराइड होता है. अगर फैट में फॉस्फोराइड होता है इसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड. तो ये बनती होती है लिपिड से एंड प्रोटीन से. ऑलराइट. सो इसका हमने कंपोजिशन देख लिया, फॉस्फोलिपिड, लिपिड से बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन. फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? ये शेप एंड स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करती. शेप एंड स्ट्रक्चर हमने देखा था कौन प्रोवाइड करती है? सेल वॉल. तभी एनिमल जो सेल होते हैं, जो फंगस का सेल होता है या बैक्टीरिया का सेल होता है, उसमें आउटर लेयर में क्या है हमारा? सेल वॉल. सेल वॉल तो इसलिए इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सेल का, लेकिन एनिमल सेल का कोई फिक्स शेप नहीं होता, बिकॉज हमारे पास सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल फिक्स शेप प्रोवाइड करती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रोवाइड करती है, इसलिए एनिमल सेल में कोई फिक्स शेप नहीं होता है. लेकिन किसके लिए काम आती है? ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर. एंड ये सेल डेब्री को रिमूव करती है. जैसे ये सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ें अलाउ करती है अपने से पास होना, कुछ चीज़ें आना अलाउ करती है, सारी चीज़ें अलाउ नहीं करती. इट इज़ सेमी परमिएबल. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स इससे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो अलाउ कर देगी, या कुछ बेकार चीज़ आ रही है अंदर तो नहीं अलाउ करेगी. तो कुछ चीज़ें अलाउ करती है, कुछ चीज़ें नहीं अलाउ करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. एंड अगर हम नेचर ऑफ बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल इस तरीके से होती है. जैसे ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ये सेल वॉल है. सेल वॉल क्या करती है? ये परमिएबल होती है टोटल, बिकॉज इस तरीके से सेल वॉल में क्या है, इस तरीके से, जैसे ये बाहर वाली सेल वॉल है तो यहाँ से कुछ भी बाहर जा सकता है, कुछ भी बाहर जा सकता है, तो इसमें कोई ये रोक नहीं रही है. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, पूरी इनक्लोज होती है, कुछ चीज़ें अलाउ करती है, कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करती है. तो सेल वॉल हमारी पूरी परमिएबल होती है, लेकिन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इट इज सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल. देन अगर हम पहला पार्ट देख लिया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. थर्ड पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट्स प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म दोनों में, सब में प्रेजेंट होता है.
एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। ये भी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कंपोजिशन क्या होता है इसमें, वाटर एंड सॉल्ट होता है, मैक्सिमम वाटर से बना होता है। एंड फंक्शन क्या होता है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी कंपोजिशन वाटर से बना है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे पूरा सेल है, हर जगह साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, राइट, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को सेल में और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पूरे सारे ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर लाइक एक तरीके से सेटअप है, तो वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, तैर रहे हैं उसके ऊपर एक तरीके से, तो दिस इज साइटोप्लाज्म। तो वाटर एंड सॉल्ट से बना होता है। फिर हम रेस्पिरेशन की बात करें, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनरोबिक। एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है O2 की एब्सेंस में, जैसे साइटोप्लाज्म को बोलते हैं इज अ साइट ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्म में भी एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि एरोबिक में ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, एनरोबिक में ऑक्सीजन के बिना हो रहा है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कम ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बायोलॉजिकल एनर्जी या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये एनर्जी की यूनिट होती है सेल के। तो इसमें 2 ATP बनते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करें, न्यूक्लियस, तो ये इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंड ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल में जो DNA मटेरियल होता है ऐसे ही पड़ा होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है DNA मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड रहता है। तो इसलिए न्यूक्लियस आपको सिर्फ यूकैरियोटिक में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड सिर्फ इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली यूकैरियोटिक सेल। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने नहीं, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड अगर हम बात करें सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल, वो तो न्यूक्लियस ही होता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल इट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल की सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, एंड इसे जेनेटिक हब बोलते हैं। एज अ DNA मदर एंड फादर आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जेनेटिक हब क्यों है, बिकॉज मदर का DNA फादर का DNA दोनों जो हमें मदर से मिलता है और फादर से मिलता है, दोनों हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिक हब। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होगा, DNA, ठीक है, मदर का फादर का, वो किसके ऊपर पड़ा होगा, एक इस तरीके से लिक्विड होगा न्यूक्लियस के अंदर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है पूरे सेल में जो लिक्विड पड़ा होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस। देन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सारे लिक्विड पूरे सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के अगर हम बोले तो उसे प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, हमने न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। और प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया था, ये दिया था पुरकिंजे ने नाम दिया था। इट इज़ नोन एज लिविंग फ्यूल ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं लिविंग फ्यूल ऑफ द सेल, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देन न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक में तो DNA मटेरियल कहीं भी पड़ा रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर है, एंड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस। एंड इसको वैगनर एंड वेलेटिन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, RNA होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और जगह होती है इसमें RNA होता है, उसे बोलते हैं, वो सराउंडेड है तो मेम्ब्रेन, एंड इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, RNA जो होता है न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, जो RNA का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जितने भी बॉडी के फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा होते हैं, तो उसको कौन करता है, RNA करता है, जो प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। फिर बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज E. पलाडे ने। प्रॉपर्टी होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में होती है राइबोसोम्स, अंडरस्टैंड। सो 3 चीज़ें हैं जो सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। एक होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सब में सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, साइटोप्लाज्म सब में होता है, राइबोसोम सब में होता है। बाकी चीज़ें अभी हम जो पढ़े मेनली इट इज़ एन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल, ठीक है, बाद में लास्ट में विल गो एंड सी द डिफरेंस। सो राइबोसोम दोनों में होता है, एंड इसे डिस्कवर किया था जॉर्ज E. पलाडे ने। एंड इज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो राइबोसोम क्या करता है कि अमीनो एसिड को सेलेक्ट करता है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, उस तरीके से एक चेन बनती जाती है, ऑलराइट। तो पहले कौन सा अमीनो एसिड आएगा बाद में कौन सा आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन राइबोसोम क्या करता है, RNA की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो राइबोसोम इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो 70S होता है ये हमारा प्रोकैरियोटिक में होता है, 80S यूकैरियोटिक में होता है। तो प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्की हो गया, ब्रूकीन, एल्गी हो गया, तो इसमें क्या होता है 70S होता है राइबोसोम, और यूकैरियोटिक प्लांट्स, एनिमल, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सब में यूकैरियोटिक होता है। तो इसे बोलते हैं, एंड S का मतलब क्या होता है, S जिसने ये बताया था ये है सिडबर्ग कांस्टेंट, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो
फिर यहाँ पे क्या होता है कि सो राइबोसोम इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। तो लार्ज सब यूनिट होती है उसमें 50 होता है, तो स्मॉल सब यूनिट में कितना होता है 30। तो टोटल तो 80 हो गया, लेकिन होता है हमें प्रोकैरियोटिक में 70। तो कैसा होता है इसमें 10 क्या होता है, ओवरलैप करता है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट में। वैसे यूकैरियोटिक में ये लार्ज सब यूनिट में 60 होता है, स्मॉल सब यूनिट में 40 होता है। सो तो 20 ज़्यादा आ गया, तो 20 क्या होता है 20 क्या होता है 20 एस कॉमन होता है। एंड एस क्या है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ऐसे बोल सकते हैं हमारा सिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये होता है 70s एंड 80s, 70s इन प्रोकैरियोटिक एंड 80s इन यूकैरियोटिक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। हमने देखा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सिर्फ 3 चीज़ें कॉमन होती है। एक तो हमारा देखो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, दूसरा राइबोसोम होता है, तीसरा साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये तीनों में होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। एंड वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कोलिकर। नेम किसने दिया था, ये रिचर्ड एल्टमन ने दिया था। रिचर्ड एल्टमन ने पहले इसका नाम बायोब्लास्ट दिया था, फिर कार्ल बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट बोलते थे बाय रिचर्ड एल्टमन, देन कार्ल बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है। एंड इस तरीके से मेम्ब्रेन इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टे। एंड इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, एंड दिस लिक्विड इज नोन एज मैट्रिक्स। में 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर है हमारी, एक इनर लेयर है, इस तरीके से। सो फंक्शन की बात करें, इट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, ये न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 2 टाइप के रेस्पिरेशन में देखें, एनरोबिक एंड एरोबिक। तो साइटोप्लाज्म क्या था, साइट ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल बनते थे। एंड यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, इसलिए यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे 36 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, इसमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में भी बन रहा है, इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ पे 36 बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ मदर का DNA होता है, ठीक है, अदर देन न्यूक्लियर। एक सेकेंड, सो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मदर का DNA, ठीक है। सो नंबर ऑफ इस कुछ 2 सेल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एक तो मैच्योर RBC, हमने देखा था मैच्योर RBC को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो न्यूक्लियस हटा देता है, तो वहाँ पे नहीं रहता। सेकेंड, प्लेटलेट में भी नहीं रहता। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना ही मैच्योर RBC सेल में होते हैं, ना ही प्लेटलेट्स में। अब गोल्जी बॉडी की बात करें, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। प्रॉपर्टी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक में होती है, एंड इट इज़ नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। देन किडनी ऑफ द सेल डेब्री को रिमूव करता है। पोस्ट ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो भी राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है ER पे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, उसको पैक करता है गोल्जी बॉडी, उसको पैक करता है और उसे अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में लेके जाता है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम ने जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर जो भी प्रोटीन बनाई है उसको पैक करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। तो गोल्जी बॉडी कंट्रोल करता है ट्रैफिक ऑफ द न्यूट्रिएंट, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल की कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, उस तरीके से कंट्रोल करता है। देन डेब्री, सेल डेब्री को भी रिमूव करता है, उसमें भी हेल्प करता है किडनी ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है जो प्रोटीन बनाई है राइबोसोम ने और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, इस तरीके से सेल से जुड़े हुए इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं, इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, स्मूथ है ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। तो ये राइबोसोम्स यहीं पर प्रोटीन बनाते हैं, और गोल्जी बॉडी क्या करता है, इसको जो प्रोटीन बनी है उसको पैक करता है, दूसरे बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। सो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है। एंड राइबोसोम ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यही राइबोसोम क्या बनते हैं, प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, गोल्जी बॉडी, पैक करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा गोल्जी बॉडी। एंड गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी होता है, सो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट एंड पैक करता है, इवन जो भी डेब्री है उसे रिमूव करता है, ठीक है। एंड किडनी ऑफ द सेल डेब्री को रिमूव करता है, एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल न्यूट्रिएंट ट्रैफिक को कंट्रोल करता है गोल्जी बॉडी। एंड गोल्जी बॉडी को और काम है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिपोप्रोटीन बनाता है, लिपो मतलब फैट, प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन बनाता है, एंड देन ग्लाइकोलिपिड मीन्स ग्लूकोज एंड फैट, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। तो लाइसोसोम, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड
बनाने में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। अब लाइसोसोम्स की बात करें, जिसको कौन बना रहा है, जिसको कौन बनाने में हेल्प कर रहा है, गोल्जी बॉडी। तो ये लाइसोसोम होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का। सो दीज आर लाइसोसोम्स। सो ये लाइसोसोम होते हैं सेल के अंदर। सो अगर हमारी जो भी सेल्स है उसके अंदर कोई भी फॉरेन अगर एंजाइम आ जाए, फॉरेन कोई बॉडी आ जाए, तो उसको किल कर देते हैं। तो लाइसोसोम का काम होता है। लाइसोसोम के अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या करते हैं, उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ब्रेक करके उसे मार देते हैं। सो इट हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस ऑफ जर्म। फैगोसाइटोसिस मतलब जर्म्स को खा जाते हैं। एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब अब सेल को ही पूरा खा जाते हैं। कैसे, जैसे अगर ब्लास्ट हो गया तो इसके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है पूरे सेल में फैल जाएंगे। ये पूरे सेल को खा जाएंगे, जैसे साइटोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस होगा, सबको खा जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, राइट। तो यहाँ पे ये फैगोसाइटस जम्स को खाते हैं, जम्स को खत्म करते हैं लाइसोसोम। एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे खुद को भी खा सकते हैं, पूरे सेल को भी खा सकते हैं, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये। तो यहाँ पे इसको डिस्कवर किसने किया था, लाइसोसोम को, भाई था क्रिस्टन डे डोवे। ऐसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सो बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। पूरे सेल को भी खा सकते हैं अगर ये फट गए एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरे सेल में फैल गए तो पूरे सेल को खा जाएंगे। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली यूकैरियोटिक सेल एंड सिर्फ एनिमल सेल में होता है एंड इज अ पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी का ही पार्ट होता है। हमने देखा था गोल्जी बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सो इज अ पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी ओनली। नेक्स्ट हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यूकैरियोटिक सेल में ही होता है एंड इसको डिस्कवर किया था एमिलो बसाती में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है एंड इसको डिस्कवर किया था एमिलो बसाती ने। एंड इसको बोलते हैं सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्होंने इसको बोला था सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन अब इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेम किसने दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाय कीथ पॉटर। दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। तो रफ में राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है, प्रोटीन बनाता है। तो अगर पूछा जाए प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर रफ भी दे रखा है, एक ही ऑप्शन चूज करना है तो राइबोसोम आंसर होगा, बिकॉज राइबोसोम प्रेजेंट तो होता है लेकिन बनाता तो राइबोसोम्स ही है प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन कौन बनाता है अगर देखें तो राइबोसोम्स। पर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे राइबोसोम नहीं होता, ये फैट फैक्ट्री होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे प्रोटीन बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट बनता है। तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन एंड एसेंशियल कोलेस्ट्रॉल। सो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे लिपोप्रोटीन भी बनाता है, जैसे फैट, ये भी फैट है तो ये भी फैट एंड प्रोटीन है। तो इट ऑल्सो हेल्प इन द सेल मेम्ब्रेन। तो फैट बनाने में हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, तो लिपोप्रोटीन भी बनाता है। लिपोप्रोटीन जैसे सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनती है, तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन फॉर द फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टेरॉइड फॉर्मेशन, स्टेरॉइड फॉर्मेशन के उसके फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी स्टेरॉइड के उसमें भी हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टेरॉइड एंड ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। फिर हम बात करें क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड में क्या अंतर होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डीएनए मिलता है, इस तरीके से बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉइल्ड तरीके का। एंड इसको क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था, वॉल्टर फैल्मिंग ने। एंड इट इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम आपको क्रोमोसोम दिखेगा, नहीं तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए क्या होता है, हमारा बहुत बड़ा होता है, डीएनए होता है बहुत बड़ा होता है। इतने डीएनए बड़े को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन इसको बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कर देते हैं, बहुत ही छोटी सी जगह में इसको कंसंट्रेट कर देते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए। तो हिस्टोन प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं। सो इट इज़ तो क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ के एक जगह में आ जाए, तो वो होता है हमारा डीएनए। एंड जो हमारा क्रोमेटिड होता है, ये क्रोमेटिड क्या होता है, ये क्रोमोसोम से कम कंडेंस्ड होता है। इट इज़ अ लेस कंडेंस्ड देन अ क्रोमोसोम, उससे कम कंडेंस्ड होता है। एंड क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जीन। जीन में भी डीएनए हिस्टोन होता है। तो जीन को टर्म नेम किसने दिया था, जॉनसन ने, जॉनसन। तो डिफरेंस देखिए क्रोमेटिड में, देखो क्रोमोसोम ज़्यादा कंडेंस होता है, जिस कंडेंस होकर इतना कंडेंस कर देते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाए, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। एंड यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, एंड यहाँ पे 2 डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जॉइंट बाई सेंट्रोसोम। इस तरीके से सेंट्रोसोम होता है। क्रोमेटिड में इस तरीके से जॉइंट होता है, दिस इज सेंट्रोमियर। सो इट इज़ अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन 2 क्रोमेटिड।
क्रोमोसोम इज मोर जो मोर कंडेंस फॉर्म है डीएनए का, एंड क्रोमेटिड इज लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ना अगर हम बात करें सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, इसको डिस्कवर किया था थियोडर बोवेरी में, एंड जैसे यूकैरियोटिक सेल में होता है, सिर्फ एनिमल सेल में होता है, एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एंड जो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, एंड जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये सेंट्रोसोम का ही पार्ट होते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है इसी का पार्ट है सेंट्रियोल्स, इसी के दो पार्ट होते हैं इस तरीके सेंट्रियोल। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक इधर चला जाता है इधर चला, सेल डिवीजन में डिवाइड होता है। जैसे 2n क्या होता है, चेंज होता है n में, बिकॉज n ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन, n फ्रॉम फादर n फ्रॉम मदर, फिर वो जाके 2n बनाएगा, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये सेंट्रोसोम हो गए एंड अ पार्ट ऑफ सेंट्रियोल, ये सेंट्रोसोम के दो पार्ट है सेंट्रियोल, तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सो क्रोमोसोम के अंदर दो सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एंड ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम दिखते हैं। फिर हम क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स दे आर डिविजिबल, ये जो क्रोमोसोम होते हैं सेंट्रियोल सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम दिखते हैं। सो हम इंपॉर्टेंट है हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की बात करें, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, तभी प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड रहता है, हमने देखा था, क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है वो शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लेकिन एनिमल सेल में शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, बिकॉज एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एंड जो वैक्यूल होता है, इतना बड़ा जो वैक्यूल होता है, ये क्या होती है, खाली जगह होती है, ये 60 से 70% होती है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में काफ़ी स्मॉल होती है। जो वैक्यूल क्या होता है, इट्स ये साइट है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, ये काफ़ी बड़ी होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कम होती है। क्लोरोप्लास्ट, एंड जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो एनर्जी बनाता है, वो सिर्फ आपको एनिमल सेल, सिर्फ प्लांट सेल में देखेगा, इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। एंड इसको किसने बताया था, पाया था हुगो वॉन महल ने, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है कि जो एनिमल सेल होते हैं स्मॉल होते हैं, प्लांट सेल बड़े होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल होती है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर पे होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, साइड से होता है, सब सेंटर में रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर से है, एंड जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो साइड से होता है थोड़ा। एंड यहाँ पे मैनी वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे वन वैक्यूल होता है बट बहुत लंबा बहुत बड़ा होता है, जो फूड एंड वाटर स्टोरेज करता है, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट होता है न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज कर जाता है। तीन चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में है जो एनिमल सेल में नहीं है, देखो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। यहाँ पे जो वैक्यूल होता है बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में होता है छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं फॉर स्टोरिंग फूड एंड वाटर। लाइसोसोम हमने देखा था, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, लाइसोसोम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लाइसोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, जो क्या है सुसाइडल बैग है ऑफ द सेल।